हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आज हम बात करेंगे एमपीजीके की परीक्षा धाम की बुक के भाग 6 की। इसके पहले हम 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश साहित्य कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं से। यहाँ पर अकादमी, उनकी स्थापना वर्ष एवं उनका स्थान दिया गया है। रविंद्र भवन, स्थापना 1884, स्थान भोपाल। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, भोपाल। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954, भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, भोपाल में स्थापित। उर्दू अकादमी 1976, भोपाल। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1977, उज्जैन में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979, भोपाल में स्थित है। भारत भवन 1982 में स्थापित, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी का मुख्यालय 1983 में स्थापित, भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985, भोपाल में है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में बनी, भोपाल में स्थित है। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी 2013 में बनी, भोपाल में स्थापित है। रविंद्र भवन भोपाल की स्थापना 1884 में हुई थी। अब बात करते हैं रविंद्र भवन भोपाल की। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसका उद्देश्य यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उद्देश्य परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद अकादमी भोपाल में है। स्थापना 1954 में हुई थी। उद्देश्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण हेतु साहित्य का प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन व परिचर्चा आयोजन करना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, स्थापना 1969। उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाना। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उद्देश्य मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। उद्देश्य है यह संस्था कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषा में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है। समाचार के पन्नों से उर्दू अकादमी द्वारा तलाश ए जौहर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल, स्थापना 1979। उद्देश्य यह अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करती है। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मेहर में अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है एवं अकादमी गंधर्व समारोह, देवास, चक्रधर समारोह रायगढ़ का भी आयोजन करती है। भारत भवन भोपाल, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को भोपाल में की गई। उद्देश्य भारत भवन का उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था एवं इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। भारत भवन के 6 अंग हैं। पहला रूपांकर, ललित कला का संग्रहालय है। दूसरा रंगमंडल, इसका संबंध रंगमंच से है। फिर बागार्थ, यह कविताओं का केंद्र है। उसके बाद अनहद, यह शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। इसके अलावा छवि, यह सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए केंद्र है। और अंत में आकार, यह मूर्तिकला व पेंटिंग के लिए है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल में इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। उद्देश्य है
हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी पाठ, प्रस्तुति इत्यादि करना। भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 में हुई। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल, इसकी स्थापना भोपाल में 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन करना। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका उद्देश्य तुलसी साहित्य का अन्वेषण, प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल, इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भोजपुरी व पंजाबी भाषा का विकास करना है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल में है, जबकि कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ: निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जिले में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में है। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोहों की। तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में होता है। यह दिसंबर के माह में महान संगीतकार तानसेन की साधना और समाधि स्थल ग्वालियर में आयोजित होता है। इस समारोह की शुरुआत 1980 में की गई थी। इसमें तानसेन पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 7 दिवसीय समारोह है। इसकी शुरुआत 1975 से 76 के आसपास करी गई थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम आदि कलाकार भाग लेते हैं। अब बात करते हैं मालवा उत्सव की। मालवा उत्सव सर्वप्रथम 1991 में मनाया गया। यह उत्सव इंदौर में आयोजित किया जाता है। यह 7 दिवसीय समारोह है। इस उत्सव का उद्देश्य मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना है। निमाण समारोह यह महेश्वर खरगोन में आयोजित किया जाता है। नर्मदा के किनारे देवी अहिल्या घाट महेश्वर पर 3 दिवसीय निमाण समारोह आयोजित होता है। यह समारोह 1994 से आयोजित किया जाता है। इस समारोह में देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है। लोक रंग समारोह भोपाल, यह भोपाल में प्रतिवर्ष 26 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यह समारोह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। कालिदास समारोह उज्जैन, इस समारोह में संगीत कला और विशेषकर संस्कृत साहित्य के विद्वान शामिल होते हैं। यह 7 दिवसीय समारोह है। यहाँ कालिदास पुरस्कार का वितरण किया जाता है। मांडू उत्सव, यह 3 दिवसीय समारोह धार जिले के मांडू में आयोजित होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर की समाचार के पन्नों से। 97वां तानसेन समारोह 26 से 30 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। इस समारोह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कालिदास सम्मान की राशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। 48वें खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। मालवा उत्सव 2021 7 दिवसीय 25 से 31 दिसंबर को इंदौर में आयोजित किया गया। 28वां निवाड़ महोत्सव 19 से 21 नवंबर 2021 को महेश्वर में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। जनवरी 2021 में 36वां लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। कालिदास समारोह, यह समारोह उज्जैन में 15 से 21 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। 30 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2021 को यह मांडू में मनाया जाता है। मांडू उत्सव की बात चल रही है। तुलसी उत्सव, यह सतना के चित्रकूट में मनाया जाता है। तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दिवाली तक चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल, देश के विभिन्न राज्यों की रामलीला मंडलियों की सहभागिता से भोपाल में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। अलाउद्दीन खान समारोह, यह सतना जिले के मेहर में मनाया जाता है। मेहर अलाउद्दीन खान की
साधना स्थली रही है, उनके सम्मान में यहाँ अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन होता है। अमीर खां समारोह इंदौर ज़िले में। संगीत साधक अमीर खान की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी द्वारा संगीत और गायन का समारोह आयोजित किया जाता है। टेपा समारोह उज्जैन। यह एक हास्य व्यंग्य समारोह है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस अर्थात 1 अप्रैल को अखिल भारतीय टेपा समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल। इसमें प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा जिले में आयोजित होता है। इस समारोह में हिंदी भाषा के साहित्यकारों द्वारा भाग लिया जाता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में। संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। बालकृष्ण नवीन समारोह शाजापुर। इसका प्रारंभ 1982 से हुआ। 8 दिसंबर को शाजापुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ओरछा उत्सव निवाड़ी। बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा नृत्य और गायन का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश उत्सव की। इसका प्रारंभ 1982 से किया गया। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराना है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। इसका प्रारंभ भी 1982 से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जबलपुर में आयोजित होता है। इसमें देश के विभिन्न साहित्यकार कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। पद्माकर समारोह सागर। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ और वादन किया जाता है। गमक महोत्सव भोपाल। गमक महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन में संयुक्त रूप से किया जाता है। यह 2 दिवसीय महोत्सव होता है। भोजपाल समारोह भोपाल। भोजपाल उत्सव भोपाल में आयोजित किया जाता है। यह नवंबर से दिसंबर माह में 2015 से निरंतर आयोजित हो रहा है। भोज समारोह धार। यह 2 दिवसीय समारोह धार में आयोजित किया जाता है। चेथियागिरी विहार महोत्सव सांची स्थान पर आयोजित होता है। यह महोत्सव रायसेन जिले के सांची में आयोजित किया जाता है। चेथियागिरी विहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायी इसमें शामिल होते हैं। विंध्य महोत्सव रीवा जिले से संबंधित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों की। इसके अंतर्गत हम केंद्रीय संग्रहालय या केंद्र सरकार के संग्रहालय, राज्य सरकार के संग्रहालय, जिला संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय एवं निजी संग्रहालय की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के वहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन एवं स्थान के अभाव में इसे वर्ष 1985 में भोपाल लाया गया। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करना है। केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना इंदौर में 1923 में होलकर शासन के अंतर्गत नररत्न मंदिर के नाम से की गई थी। 1929 में इसी भवन में केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। सांची पुरातत्व संग्रहालय। वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। इन्होंने एक ग्रंथ मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची प्रकाशित किया। अब बात करते हैं राज्य सरकार के संग्रहालयों की। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय भोपाल को एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इस संग्रहालय की स्थापना 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा एडवर्थ संग्रहालय के नाम से की गई। राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का बेहतरीन समावेशन है। रामायण कला संग्रहालय। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2005 में की गई थी।
महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, यह छतरपुर जिले के धुबेला गांव में स्थित है। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड व बघेलखंड की पुरा सामग्री सुरक्षित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय, यह प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संग्रहालय में कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री सुरक्षित है। तुलसी संग्रहालय सतना जिले के चित्रकूट में स्थित है। इसका पुराना नाम रामवन संग्रहालय है। इसमें भरहुत स्तूप, गुप्तकालीन व जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक सामग्रियों का संरक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं गुजरी महल संग्रहालय की। गुजरी महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इस महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने गुजरी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। वर्तमान में यह गुजरी मृगनयनी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख जिला संग्रहालयों की। जहांगीर महल संग्रहालय, यह निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। इसमें पाषाण प्रतिमाओं, सती, स्तंभों, शिलालेखों का संग्रह किया गया है। यशोवर्मन संग्रहालय, यह मंदसौर जिले में स्थित है। इसमें शैव, वैष्णव, देवी जैन संप्रदाय आदि से संबंधित प्रतिमाओं का संग्रहण किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं रीवा महाराजा संग्रहालय की। यह संग्रहालय रीवा में स्थित है। इसका अन्य नाम वेंकट भवन है। इसमें बघेल वंश से संबंधित पुरा सामग्री का संग्रहण है। बघेल संग्रहालय उमरिया जिले के बांधवगढ़ जिले में स्थित है। बांधवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। बघेलखंड संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें रीवा महाराज से जुड़ी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले शाही महल के नाम से भी जाना जाता था। देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय, यह महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय संग्रहालयों की। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में इसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण या संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। आदिवर्त संग्रहालय, आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय, यह छतरपुर जिले में खजुराहो नामक स्थान पर स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख निजी संग्रहालयों की। श्री नटनागर शोध संस्थान, यह मंदसौर जिले के सीतामऊ में स्थित है। यहाँ डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 को हुई थी। अब बात करते हैं जीवाजीराव संग्रहालय की। 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल का निर्माण करवाया। इस महल का आधा भाग जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जयविलास महल में कुल 400 कमरे हैं, जिनमें से 40 कमरे म्यूज़ियम के तौर पर रखे गए हैं। बाकी महल को सिंधिया निवास के नाम से जाना जाता है। जयविलास महल जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जिसके वास्तुकार माइकल फ्लोस थे। अब बात करते हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति रीवा में स्थित है। जून 2018 में स्थापित फिल्मी दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर का विवाह 1946 में रीवा की कृष्णा मल्होत्रा से हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं अन्य संग्रहालयों की। राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल, गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा, श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय जबलपुर, महाराजा सीतामऊ निजी संग्रहालय मंदसौर, कुंडलेश्वर टीकमगढ़, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। दोस्तों, ये है परीक्षाधाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 के लिए पुस्तक, जिसको आने वाले दिनों में हम अपने चैनल पर कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की।
नागाजी का मेला मुरैना ज़िले में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में। तेजाजी का मेला गुना में। गरीबनाथ का मेला शाजापुर में। कुंभ का मेला उज्जैन में। सनकुआं का मेला दतिया में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में। महामृत्युंजय का मेला रीवा में। चंडी देवी का मेला सीधी में। धमोनी उर्स सागर में। बरमान का मेला नरसिंहपुर में। रामपायली का मेला बालाघाट में। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में। और कान्हा बाबा का मेला हरदा एवं सिंगा जी का मेला खंडवा में लगता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन उज्जैन में एवं न्यूनतम मेलों का आयोजन होशंगाबाद जिले में होता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। सिंहस्थ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन का आयोजन 2028 में किया जाएगा। गोटमार का मेला गोटमार का मेला छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना और सावर गांव के मध्य आयोजित होता है। यह मेला जाम नदी पर भाद्र मास में पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। इसमें दोनों गांवों के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर पथराव करते हैं। एग्ज़ाम हेल्प मेला किस जिले में आयोजित होता है और कितने दिनों तक उसका आयोजन किया जाता है? शहाबुद्दीन औलिया नीमच में आयोजित 4 दिन के लिए। सिंगाजी का मेला खंडवा 7 दिन। त्रिवेणी मेला रतलाम 11 दिन। बरमान का मेला नरसिंहपुर 13 दिन। गरीबनाथ का मेला शाजापुर 15 दिन। धमोनी उर्स सागर 15 दिन। सनकुआं का मेला दतिया 15 दिन। मठ घोघरा का मेला सिवनी 15 दिन। पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर 20 दिन। बलदेव जी का मेला पन्ना 21 दिन। कालूजी महाराज का मेला खरगोन 30 दिन। दोस्तों अब बात करते हैं गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला नेवज नदी के किनारे अवंतीपुर बडोदिया शाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला रंग पंचमी पर 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। बाबा गरीबनाथ गुसाई गोस्वामी संप्रदाय से थे। हीरा भूमिया का मेला हीरा भूमिया मेले का आयोजन हीरामन बाबा की याद में गुना ग्वालियर जिले में किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त से सितंबर भाद मास की 14 में आयोजित होता है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराजा माधोराव सिंधिया ने की थी। सिंगाजी का मेला खंडवा जिले के पिपल्या गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। सिंगाजी पशुओं की बीमारी को ठीक करते थे, इसलिए इस मेले में विशेषकर पशुपालक शामिल होते हैं। कालूजी महाराज का मेला कालूजी महाराज संत सिंगाजी के शिष्य थे। इस मेले का आयोजन पिपल्या खुर्द खरगोन जिले में किया जाता है। इनका मेला दिसंबर जनवरी माह में 30 दिन के लिए आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला यह मेला रीवा जिले में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन वसंत पंचमी और शिवरात्रि पर होता है। यह मेला 5 दिनों तक लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे यह मेला लगता है। यह मेला मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन 13 दिन के लिए किया जाता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन सावन माह अर्थात अगस्त सितंबर में होता है। शहाबुद्दीन औलिया का मेला यह मेला मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन फरवरी माह में 4 दिन के लिए किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख मेले और आयोजन का समय। जल बिहारी का मेला अगस्त सितंबर माह में। सिंगाजी का मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर। बरमान का मेला मकर संक्रांति के अवसर पर। नागाजी का मेला नवंबर दिसंबर में। हीरा भूमिया और पीर बुधान का मेला अगस्त सितंबर में। कालूजी महाराज का मेला दिसंबर जनवरी में। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे आयोजित मेले। गोटमार का मेला
जाम नदी छिंदवाड़ा, रामपायली का मेला, चंदन नदी बालाघाट, गरीबनाथ का मेला, नेवज नदी शाजापुर, बरमान का मेला, नर्मदा नदी नरसिंहपुर, उल्लदन का मेला, धसान नदी सागर, बालाजी का मेला, ताप्ती नदी बुरहानपुर, रतनगढ़ का मेला, सिंध नदी दतिया। मध्य भारत के पठार और चंबल क्षेत्रों के मेले। नागाजी का मेला पोरस मुरैना में आयोजित। विशेष तथ्य, अगहन मास अर्थात नवंबर व दिसंबर में आयोजित होता है। इसमें जानवर बेचे जाते हैं। पीर बुधान मेला सावरा शिवपुरी नामक स्थान पर। भद्र मास अर्थात अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। हीरा भूमिया का मेला गुना ग्वालियर में अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। शाहबुद्दीन औलिया नीमच में फरवरी में 4 दिन हेतु आयोजित होता है। सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में शिवरात्रि पर आयोजित होता है। पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर में कार्तिक मास की 20 दिन के लिए आयोजित होता है। मालवा पठार के मेलों की बात करते हैं तो त्रिवेणी मेला रतलाम में पौष अर्थात दिसंबर माह में 11 दिन हेतु आयोजित। गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ोरिया शाजापुर में चैत्र मास अर्थात अप्रैल में रंग पंचमी के अवसर पर नेवज नदी के तट पर 15 दिन हेतु आयोजित। तेजाजी का मेला भामावत गुना में फरवरी माह में आयोजित। चामुंड देवी का मेला देवास में। दोस्तों अब बात करते हैं निवाड़ अंचल के मेलों की। सिंगा जी जिनको हम निवाड़ का कबीर कहते हैं, उनके नाम से मेले का आयोजन पिपल्या खंडवा में होता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कालू जी महाराज पपल्या खुद खरगोन में आयोजित। जनवरी दिसंबर में या दिसंबर जनवरी में 30 दिन हेतु इसका आयोजन किया जाता है। शहीद का मेला सनावद खरगोन में। बालाजी का मेला बुरहानपुर में। नवग्रह मेला खरगोन में। संत बुखारदास का मेला खंडवा में। नवग्रह मेला मकर संक्रांति पर आयोजित होता है और संत बुखारदास मेला खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल छनेरा नया हरसूद में आयोजित होता है। अब बात करते हैं सतपुड़ा क्षेत्र के प्रमुख मेलों की। गोटमार पांडुरना छिंदवाड़ा में जाम नदी के किनारे आयोजित। मठारदेव का मेला सारणी बैतूल में मकर संक्रांति पर आयोजित। चौरागढ़ का मेला पचमढ़ी में शिवरात्रि पर। नागद्वारी मेला भी पचमढ़ी में नागपंचमी के अवसर पर। बरमान का मेला गाडरवारा में मकर संक्रांति पर 13 दिन हेतु आयोजित। शंकरवन मेला छिंदवाड़ा में मकर संक्रांति पर आयोजित। मठ घोघरा मेला सिवनी भैरवथन में शिवरात्रि पर 15 दिनों हेतु आयोजित। रामपायली का मेला बालाघाट में चंदन नदी के किनारे आयोजित। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में। और बंदराभान का मेला होशंगाबाद में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के संगम पर। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के प्रमुख मेलों की। बलदेव जी का मेला पन्ना में 21 दिन के लिए आयोजित होता है। सरद समैया का मेला भी पन्ना में। जल विहारी का मेला छतरपुर में सावन अर्थात अगस्त सितंबर में आयोजित। जागेश्वर देवी का मेला या जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में चैत्र मास में आयोजित। सनकुआ का मेला दतिया के सेवड़ा नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिनों हेतु आयोजित किया जाता है। रतनगढ़ का मेला भी दतिया में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजन। रामलीला मेला भी दतिया में। धमोनी उर्स बाबा मस्तान साहिब सागर जिले में अप्रैल मई में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। करीला माता का मेला अशोकनगर में। उल्दन का मेला सागर में। यह मेला धसान और आंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। बुंदेली मेला दमोह में फरवरी में 7 दिन के लिए आयोजित होता है। फरवरी में 7 दिनों के लिए आयोजित होता है। अब बात करते हैं बघेलखंड के प्रमुख मेलों की। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में शिवरात्रि व वसंत पंचमी के अवसर पर। गधों का मेला सतना में। मुगल शासक औरंगजेब काल से यह मेला आयोजित हो रहा है। चंडी देवी का मेला सीधी के घोघरा नामक स्थान पर मार्च अप्रैल में आयोजित। केवटी का मेला केवटी रीवा में मकर संक्रांति पर आयोजित। दोस्तों यहाँ पर यूनिट 7 की बुक दी गई है और यहाँ पर परीक्षा धाम की मध्य प्रदेश जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक दी गई है। इसके लिए भी हम आने वाले समय में वीडियोस अपलोड करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार एवं पर्व। भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। इसमें क्रमशः 3 चरण गुलारिया, गोल गदेड़ों एवं औजाड़िया होते हैं। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर उत्सव
निमाड़ क्षेत्र में महिलाओं का पर्व है। यह वर्ष में 2 बार चैत्र और भाद्र मास में मनाया जाता है। यह पर्व शिव पार्वती की आराधना पर आधारित है। यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दिवाली के 1 दिन बाद से 5 दिन तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। यह गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नवन्ना पर्व बुंदेलखंड में नई फसल के आने पर मनाया जाता है। इसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। मड़ई उत्सव मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में यह उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव दिवाली के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। मेघनाथ उत्सव गोंड एवं कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह उत्सव होली के 1 दिन बाद से अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होता है। इसे डंडा मेला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख त्यौहार, उत्सव और उनके आयोजित दिनों की संख्या की। गणगौर पर्व 9 दिनों के लिए, भगोरिया उत्सव 7 दिनों के लिए, लोकरंग उत्सव 5 दिन, खजुराहो नृत्य समारोह 7 दिन, इजतिया या इजतिमा 3 दिन के लिए, मालवा उत्सव 5 दिन के लिए, निवाड़ उत्सव 3 दिन के लिए। अब बात करते हैं खिचड़ी उत्सव की। यह उत्सव दिवाली से 1 दिन बाद मनाया जाता है। सामान्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में भारिया, गोंड और कोरकू आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस उत्सव में गाय और बैल आदि को सजाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। रातौना दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। गोल गधेड़ो उत्सव निमाड़ और मालवा क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव होली के समय भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। चैत्र उत्सव नृत्य गोंड जनजाति द्वारा जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि क्षेत्रों में किया जाता है। समाचार के पन्नों से सौन चिरैया आजीविका उत्सव 22 से 31 अक्टूबर 2021 को भोपाल में सौन चिरैया आजीविका उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय किया गया। मध्य प्रदेश के उत्सव पर्व एक नज़र में। उत्सव, आयोजन स्थल और विशेष तथ्य। भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र में आयोजित यह भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार उत्सव है। गणगौर क्षेत्र मालवा निमाड़ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मड़ई पर्व क्षेत्र सतपुड़ा दीपावली के समय 15 दिन तक आयोजन किया जाता है। सांझा और मामूलिया बुंदेलखंड मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़की द्वारा संध्या बंदन। मेघनाथ सतपुड़ा क्षेत्र में गोंड कोरकू जनजाति द्वारा होली के बाद 15 दिन तक मनाया जाता है। लारूकाज सतपुड़ा क्षेत्र अर्थात बालाघाट, सिवनी, बैतूल जिलों में गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। गोल गधेड़ो उत्सव निमाड़ मालवा क्षेत्र में होली के समय भीलों द्वारा भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। नमन्ना त्यौहार बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। रतौना सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में इसमें बैगा द्वारा मधुमक्खी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में दीपावली के 1 दिन बाद मनाया जाता है। नीरजा त्यौहार मालवा क्षेत्र में यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है। हरियाली अमावस्या मालवा सतपुड़ा क्षेत्र में इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। काकसर बघेलखंड क्षेत्र में नई फसल के आने पर अभुजमाड़िया द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। सुआरा बुंदेलखंड क्षेत्र में असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व आयोजित किया जाता है। समाचार के पन्नों से राग भोपाली उत्सव यह उत्सव शिल्पियों को रोजगार देने के उद्देश्य से भोपाल में मनाया जाता है। 27 दिसंबर 2020 को गौहर महल में यह पर्व मनाया गया। दोस्तों यूनिट 7 इसको भी आने वाले समय में हम वीडियोस के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश में
लोक नृत्य, लोक गायन एवं लोक नाट्य। मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य है मटकी एवं रजवाड़ी, लोक गायन है भरथरी मोपे गायन, लोक नाट्य है माच। बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है राई ढमरियाई, लोक गायन है भोला बाम्बुलिया और आला गायन, लोक नाट्य है स्वांग और लगड़बग्गा। बघेलखंड क्षेत्र में लोक नाट्य है सुवारा अटारी कलसा, लोक गायन है बिरहा वसुदेवा, लोक नाट्य है जिंदवा और छहुर। निवाड़ क्षेत्र में लोक नृत्य है काठी और मांडल्या, लोक गायन है सिंगाजी कलगी निर्गुणिया, लोक नाट्य है गम्मत। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की। निमाड़ क्षेत्र में काठी गणगौर मांडल्या फेफारिया एवं डंडा नृत्य का आयोजन होता है। मालवा क्षेत्र में मटकी रजवाड़ी भगोरिया आड़ा खड़ा मछली नृत्य इंद्रप्री नृत्य का आयोजन होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में राई बधाई ढमरियाई सैरा कानड़ा जावरा का आयोजन। बघेलखंड क्षेत्र में दादर सुआ बिरहा कलसा केमाली कहरवा का प्रचलन है। जनजातीय नृत्य बैगा जनजाति द्वारा, कोरकू जनजाति द्वारा, भारिया जनजाति द्वारा, गौंड जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा एवं मुड़िया जनजाति द्वारा अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। अब निवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य बात करते हैं काठी नृत्य की। क्षेत्र निवाड़ अवसर देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक नृत्य शैली सामूहिक नृत्य। गणगौर नृत्य क्षेत्र निवाड़ अवसर चैत्र माह नृत्य शैली सामूहिक नृत्य शैली। अब बात करते हैं मांडल्या नृत्य की। क्षेत्र है निवाड़ अवसर है विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर, नृत्य शैली है महिला प्रधान सामूहिक नृत्य। फेफारिया नृत्य निवाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर सामूहिक नृत्य है। डंडा नृत्य निवाड़ क्षेत्र में नई फसल के आगमन पर नृत्य के दौरान छल्ला एवं दोहा गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। आड़ा खड़ा नृत्य मालवा निवाड़ क्षेत्र पर विवाह जन्म एवं मुंडन संस्कार के समय महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। दोस्तों अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य की। मटकी नृत्य क्षेत्र मालवा विवाह के अवसर पर यह महिला प्रधान एकल एवं सामूहिक नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य मालवा क्षेत्र में विवाह एवं पर्व त्यौहार पर आयोजित होता है। यह महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। भगोरिया नृत्य मालवा अंचल में 20 स्थानों पर झाबुआ एवं अलीराजपुर भील जनजातीय क्षेत्र में आयोजित होता है। होली के अवसर पर इसका आयोजन होता है। नृत्य शैली महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। झेला नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर नई फसल के आगमन पर महिला पुरुष सामूहिक नृत्य है। विशेष झेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य यह भी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर यह धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। विशेष इस नृत्य को विशेष तौर पर बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। द्विचक्री नृत्य क्षेत्र मालवा अवसर विवाह नृत्य शैली पुरुष महिलाओं द्वारा 2 वृत्त बनाकर बाहरी वृत्त में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर तथा अंदर के वृत्त में महिलाएं दाएं से बाईं ओर नृत्य करती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य राई यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। क्षेत्र बुंदेलखंड अवसर विवाह एवं पर्व त्योहार पर नृत्य शैली मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति से नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। राई के कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी देवी कटनी से संबंधित। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य में मृदंग का प्रयोग किया जाता है और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। समाचार के पन्नों से सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। बधाई नृत्य क्षेत्र बुंदेलखंड विवाह एवं शुभ अवसरों पर पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं। ढमरियाई बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर नर्तकी द्वारा कथक शैली में इसको प्रस्तुत किया जाता है। सैरा नृत्य
बुंदेलखंड क्षेत्र में तीज के अवसर पर पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। जवारा नृत्य बुंदेलखंड अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित अवसर नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा नृत्य शैली सिर के ऊपर जवारा रखा हुआ कलश रखकर नृत्य करना। कानरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह एवं पर्व त्योहार के अवसर पर नृत्य शैली लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से नृत्य करना। बरेदी नृत्य बुंदेलखंड और सतपुरा क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर नृत्य शैली पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख लगाकर। इस नृत्य में पहले एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे दिवाली कहा जाता है। अहीर ग्वाल यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है। अब बात करते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य की। दादर क्षेत्र बघेलखंड शुभ अवसर पर नृत्य शैली पुरुष महिला वेश में नृत्य करते हैं। सुआ बघेलखंड क्षेत्र में खरीफ की फसल पकने पर सिर पर कलश रखकर नृत्य करते हैं। बिरहा क्षेत्र बघेलखंड अवसर विवाह एवं शुभ अवसर पर नृत्य शैली पुरुषों द्वारा तीव्र लय में नृत्य किया जाता है। कलसा बघेलखंड क्षेत्र में बारात के आगमन पर सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। केमाली बघेलखंड क्षेत्र में विवाह के अवसर पर नृत्य शैली है सवाल जवाब की शैली में महिला पुरुष द्वारा विशेष केमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। कहरवा नृत्य बघेलखंड में शादी विवाह के अवसर पर विशेष इसमें टिकोरा या टिकोरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख जनजातीय नृत्य दोस्तों ये नृत्य एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बात करते हैं इंद्रपरी नृत्य की। यह सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागनी गीत गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य होली के महीने यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। हाथी मना विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुष द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं परधौनी नृत्य की। यह बैगा समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। बारात आगमन पर किया जाता है। समाचार के पन्नों से मंडला जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को कला क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन भुजलिया कजलिया के दौरान किया जाता है। रीना नृत्य मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में किया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दिवाली तक चलता है। मध्य प्रदेश जनजातीय नृत्य एक नज़र में बैगा जनजाति द्वारा कर्मा परधौनी रीना बिल्मा सजनी दीवानी ये नृत्य किए जाते हैं। कर्मा नृत्य बालाघाट मंडला में, परधौनी नृत्य भी मंडला बालाघाट में, रीना नृत्य भी मंडला बालाघाट में, बिल्मा भी मंडला बालाघाट में, सजनी दीवानी मंडला बालाघाट एवं डिंडोरी में। कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य डांडल और चटकोरा। चटकोरा और डांडल दोनों नृत्य ही बैतूल एवं होशंगाबाद क्षेत्र में किए जाते हैं। भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य भड़म सैतम दोनों नृत्य ही छिंदवाड़ा एवं जबलपुर में किए जाते हैं। हिंगोट का युद्ध मध्य प्रदेश में इंदौर के पास गौतमपुरा गांव में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध खेला जाता है। इस पारंपरिक युद्ध में जिस हथियार का प्रयोग होता है वह एक फल है जिसे हिंगोट कहा जाता है, जिसे दो दलों के योद्धा एक दूसरे पर छोड़ते हैं। गौतमपुरा और रुणजी गांव में युद्ध की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। गौतमपुरा और रुणजी के युवा गोवर्धन पूजा के दिन शाम के बाद एक मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद होती है हिंगोट युद्ध की शुरुआत। दोस्तों अब बात करते हैं गौंड जनजाति के नृत्य। कर्मा, सैला, गैंडी, गौचो ये प्रमुख गौंड जनजाति के नृत्य हैं। कर्मा नृत्य मंडला बालाघाट क्षेत्र में, सैला नृत्य छिंदवाड़ा बालाघाट क्षेत्र में, गैंडी नृत्य छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट क्षेत्र में, गौचो नृत्य मंडला बालाघाट क्षेत्र में। सहरिया जनजाति द्वारा
रागनी, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किए जाते हैं। रागनी नृत्य श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में। लहंगी नृत्य ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी में। दुलदुल घोड़ी नृत्य ग्वालियर, शिवपुर एवं मुरैना में किया जाता है। मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं गौर एवं पंडवानी। दोनों ही नृत्य गौंड एवं पंडवानी अनूपपुर एवं शहडोल क्षेत्र में किए जाते हैं। तीजन बाई एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनका जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। ये पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें पद्मश्री 1987-88 में, पद्म भूषण सन 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में दिया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन। इसमें हम निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र के लोक गायनों की बात करेंगे। दोस्तों, निवाड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से सिंगाजी, निर्गुनिया, मसान्या एवं कलगी तुर्रा प्रमुख लोक गायन हैं। मालवा क्षेत्र में भरतरी, हीर गायन, संजा एवं मोपे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बम्बुलिया, भोला, लमेटा, आल्हा, वैरायता, फाग, वसुदेवा तथा बघेलखंड क्षेत्र में बिरहा, घोटुलपाता, पंडवानी, देवारी, बांसगीत प्रमुख लोक गायन हैं। अब बात करते हैं निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन की। संत सिंगाजी भजन क्षेत्र निवाड़ अंचल। गायन शैली उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली। शुभ अवसर पर इसका गायन होता है। विषय वस्तु है गृहस्थ जीवन, कृषि व पशुपालन से संबंधित गायन। निर्गुणिया गायन संपूर्ण निवाड़ अंचल में एकल एवं सामूहिक गायन शैली में गाया जाता है। अवसर किसी भी अवसर पर साधु एवं भिक्षुकों के द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों का गायन। मशान्या गीत संपूर्ण निवाड़ अंचल में। गायन शैली सामूहिक गायन है। अवसर मृत्यु पर। विषय वस्तु है आत्मा की अमरता। कलगी तुर्रा क्षेत्र संपूर्ण निवाड़ अंचल में। गायन शैली है वाद विवाद लोक गायन शैली। अवसर रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। विषय वस्तु घटनाओं पर आधारित है। प्रमुख उस्ताद सुमेर सिंह एवं मनसाराम। अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र के लोक गायन। भरथरी क्षेत्र मालवा। अवसर प्रातःकाल। विषय वस्तु है राजा भरथरी व रानी पिंगला का वियोग का वर्णन। गायन शैली है एकल एवं सामूहिक गायन। हीड़ गायन क्षेत्र मालवांचल में। अवसर श्रावण एवं सावन के महीने में। विषय वस्तु है ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन। गायन शैली एकन व सामूहिक गायन शैली है। अब बात करते हैं संजा गीत की। क्षेत्र मालवांचल। अवसर पितृपक्ष में शाम के समय। विषय वस्तु गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाकर। गायन शैली महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। अब बात करते हैं मोपे गायन की। क्षेत्र मालवा अंचल में। अवसर बसंत पंचमी पर। विषय वस्तु सरस्वती की आराधना। गायन शैली सामूहिक। दोस्तों, अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। भोला या बम्बुलिया या लमेटा गीत क्षेत्र बुंदेलखंड। अवसर शिवरात्रि, वसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के समय। विषय वस्तु शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन। गायन शैली बिना वाद्य यंत्र के। स्त्री पुरुष में प्रश्नोत्तर शैली में। आल्हा गायन क्षेत्र बुंदेलखंड में मुख्य रूप से विश्व का सबसे लंबा गायन है। अवसर प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय। विषय वस्तु वीर रस प्रधान महोबा के आल्हा एवं उदल की वीर गाथा। गायन शैली एकल एवं सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित। प्रसिद्ध आल्हा गायक है बच्चा सिंह एवं चंद्रभान सिंह। वैरायता नृत्य क्षेत्र बुंदेलखंड। अवसर धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय में गाया जाता है। विषय वस्तु महाभारत की कथाएं। गायन शैली संवाद कथा गायन शैली है। फाग गायन क्षेत्र बुंदेलखंड। अवसर मुख्यतः होली के अवसर पर। फाग 3 प्रकार के होते हैं, ठाकुर फाग, ईसरी फाग, राई फाग। दोस्तों, अब बात करते हैं बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक गायनों की। बिरहा गायन बघेलखंड क्षेत्र में सुनसान जगह पर किसी ऊंची टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाया जाता है। विषय वस्तु श्रृंगार बिरह गीत। गायन शैली सवाल जवाब गायन शैली। अब बात करते हैं वसुदेव गायन या हरबोल गीत की। क्षेत्र बघेलखंड में। अवसर हरबोल जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। विषय वस्तु श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा आदि। गायन शैली है सामूहिक गायन शैली। अब नंबर आता है पंडवानी गीत का। यह शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट क्षेत्र में गाया जाता है। अवसर अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है। विषय वस्तु पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। गायन शैली
उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली। पंडवानी के प्रसिद्ध गायक हैं तीजन बाई और झाडू देवगन। गौंटुल पाटा गीत। क्षेत्र मुड़िया आदिवासी क्षेत्र में। अवसर मृत्यु के अवसर पर। विषय वस्तु है आत्म शांति के लिए। गायन शैली है बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली। देवारी गायन। क्षेत्र बघेलखंड, बुंदेलखंड और सतपुड़ा। गायन शैली दोहा गायन कृष्ण भक्ति पर आधारित, प्रायः अहीर, यादव, ग्वाला जाति द्वारा गाया जाता है। विदेशिया गायन। क्षेत्र बघेलखंड। अवसर गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन होता है। इस गायन में गडरिया, कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों की, जिसमें हम निवाड़ अंचल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे। निवाड़ अंचल में गम्बत एवं खम्बस्वांग प्रमुख लोक नाट्य हैं। मालवा में माच, ढोला मारू, गवरी नाट्य। बुंदेलखंड में स्वांग, लगड़बग्गा, रासलीला तथा बघेलखंड में नौटंकी, जिंदवा एवं छहर प्रमुख लोक नाट्य हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं निवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य की। गम्मत। क्षेत्र निवाड़ अंचल। अवसर नवरात्रि, होली एवं गणगौर पर्व के समय। विषय वस्तु हास्य और व्यंग्य समसामयिक घटनाओं पर आधारित। गम्मत के कलाकार हैं सुनील पांडे एवं ओमकार साहू। खम्बस्वांग। क्षेत्र सतपुड़ा एवं निमाड़। अवसर होली के समय। विषय वस्तु कोरकू जनजाति द्वारा खम्बा लगाकर मेघनाथ की पूजा की जाती है। मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य। माच, राजकीय नाट्य। माच को मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय नाटक घोषित किया है। क्षेत्र संपूर्ण मालवा अंचल में। अवसर सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के प्रथम पहर में इसका आयोजन या इसकी प्रस्तुति दी जाती है। विषय वस्तु मालवी लोक जीवन पर आधारित। प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन एवं ओम प्रकाश शर्मा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। गवरी नाट्य। गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीनतम लोक नाट्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य हैं। मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। भवई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत हैं। इस गीत में राजकुमार ढोला एवं राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। अब नंबर आता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य का। स्वांग। क्षेत्र बुंदेलखंड। अवसर विभिन्न त्योहारों व उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। विषय वस्तु सामाजिक घटना पर आधारित। लकड़बग्गा। क्षेत्र बघेलखंड व बुंदेलखंड। अवसर विवाह के बाद खुले मंच पर। विषय वस्तु वन पशु आधारित नाट्य है। रासलीला। क्षेत्र बघेलखंड व बुंदेलखंड। अवसर भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास। विषय वस्तु है कृष्ण की लीलाओं पर आधारित। बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य। नौटंकी। क्षेत्र बघेलखंड। अवसर किसी सुअवसर पर। विषय वस्तु लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग्य पर आधारित। जिंदवा। बहलोल, गौरैया भी कहते हैं। क्षेत्र बघेलखंड। अवसर बारात के गमन पर। विषय वस्तु महिला प्रधान हास्य व्यंग्य है। छहोर। क्षेत्र बघेलखंड। अवसर दिवाली के समय अहीर जाति के द्वारा। विषय वस्तु सामूहिक दोया गायन के साथ नाट्य। रेलो गीत। रेलो गीत मुख्य रूप से भील और कोरकू आदिवासी जनजाति द्वारा गाया जाता है। यह केवल युवक युवती द्वारा ही गाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्ज़ाम हेल्प की। हरदौल की मनौती। हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है। राजा हरदौल, इनका संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा इन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। डैरू बाध यंत्र। भील जनजाति का प्रमुख बाध यंत्र है डैरू बाध यंत्र। यह डमरू का बड़ा रूप है जो आम की लकड़ी का बना होता है। डैरू को कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है। दोस्तों, ये वर्ग पहेली आपको भरनी है।
जिससे आपको तथ्यों को याद रखने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला एवं लोक चित्रकार की। इस टॉपिक को हम मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र एवं बघेलखंड क्षेत्र में बांट कर देखेंगे। मालवा क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला मांडना, चित्रावण, संजाफूली, सवनाही। निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला जरौती, थापा, ईरत, पागल्या। बुंदेलखंड क्षेत्र की लोक चित्रकला नौरता, मोरते, मोर मुरैला, सरौती। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा एवं न्योरेनमा। अब बात करते हैं लोक चित्रकलाओं की, उनके क्षेत्र एवं विशेष तथ्यों की। मांडना मालवा क्षेत्र में दिवाली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुरी मिट्टी की सहायता से घर आंगन में बनाया जाता है। चित्रावण ये मालवा क्षेत्र में विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू व हल्दी की सहायता से बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। संजाफूली ये भी मालवा क्षेत्र में कुंवार महीने में कुमारी लड़कियों के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र है। सवनाही ये भी मालवा में श्रवण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु बनाया जाता है। अब बात करते हैं निवाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला, उनसे संबंधित क्षेत्र एवं विशेष तथ्यों की। जरौती निवाड़ क्षेत्र में सावन मास की हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। थापा भी निवाड़ क्षेत्र में गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। ईरत भी निवाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पागल्या भी निवाड़ के अंतर्गत बच्चे के जन्म होने पर बच्चे को पद चिन्ह बनाए जाते हैं, इनको हम पागल्या कहते हैं। अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक चित्रकला क्षेत्र एवं विशेष तथ्यों की। नौरता बुंदेलखंड में नवरात्रि में गेरू व हल्दी से कुमारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मोरते बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह के समय दीवारों पर दूल्हा दुल्हन हल्दी से थाप लगाते हैं। मोर मुरैला बुंदेलखंड क्षेत्र में दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं। सरौती बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर गेरू से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। अब बात करते हैं बघेलखंड के प्रमुख लोक चित्रकलाओं की, उनके क्षेत्र एवं विशेष तथ्यों की। कोहबर बघेलखंड में सामान्यतः विवाह अवसर पर वर वधू की बुआ मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। छठी चित्र बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंगा बघेलखंड क्षेत्र में कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। नेवरमा नमे या नेवरा नमे बघेलखंड क्षेत्र में भाद मास में सुहागिन महिला द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार पेमा फत्या भील, अलीराजपुर जिले में इनका जन्म हुआ। पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला की श्रेष्ठ चित्रकार हैं। 2020 में इनका निधन हो गया। भज्जू श्याम सिंह या भज्जू सिंह श्याम पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गौंड चित्रकार हैं। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। जोधैया बाई बैगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से है। यह प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं। भूरी बाई का जन्म झाबुआ जिले के पिटोला गांव में हुआ था। यह भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई व्याम इनका जन्म मंडला जिले में हुआ था। दुर्गाबाई व्याम प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं। इनका संबंध डिगना चित्रकला से है। 2022 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। समाचार के पन्नों से डिगना कला, यह शादी विवाह और उत्सवों के समय पर घरों की दीवारों और फर्शों पर ज्योमेट्रीय पैटर्न पर चित्रित करने की एक पारंपरिक कला है। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट, मंडला जिलों में प्रचलित है। डिगना चित्रकला गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है। प्रसिद्ध डिगना कलाकार हैं दुर्गाबाई व्याम, जिन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिल्पकला की। शिल्पकला लकड़ी,
बांस, धातु, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी इनकी प्रसिद्धि है। मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार की शिल्पकलाएँ प्रसिद्ध हैं: छीपा शिल्पकला, खरात या काष्ठ शिल्पकला, प्रस्तर शिल्पकला, लाख शिल्पकला, गुड़िया शिल्पकला, पत्ता शिल्पकला, धातु शिल्पकला और मिट्टी शिल्पकला। बांस शिल्पकला। मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्षेत्र: झाबुआ, मंडला, बैतूल एवं उमरिया। बांस शिल्पकला से निर्मित वस्तुएं आकर्षण खिलौने, सजावट की वस्तुएं, नाइट लैंप, टोकरियां आदि। गुड़िया शिल्प। नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागज के टुकड़े से गुड़िया शिल्प बनाना। इनके प्रमुख क्षेत्र ग्वालियर एवं झाबुआ। झाबुआ की आदिवासी गुड़िया जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार हैं। बत्तोबाई का संबंध भील जनजाति से एवं गुड़िया कलाकारी से है। पत्थर या प्रस्तर शिल्पकला। पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ निर्मित की जाती हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र मंदसौर व रतलाम है। खरात काष्ठ शिल्पकला। खैर, सरई, सफ़ेदा, शीशम आदि लकड़ियों की सहायता से खिलौनों व सजावट की सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें गोंद, जिंक पाउडर व विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र बुधनी, सीहोर व रीवा हैं। मिट्टी शिल्पकला। टेराकोटा। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ इत्यादि बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र झाबुआ, मंडला एवं बैतूल हैं। मोलेला कला राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र नीमच, मंदसौर की प्रसिद्ध कला है। जूट शिल्पकला। मध्य प्रदेश के कारीगरों ने जूट हस्तशिल्प में अपनी खास जगह बनाई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा जिले में मुख्य रूप से जूट के शिल्प बनाए जा रहे हैं। जूट शिल्प में बैग, सजावटी वस्तुएं, गहने, बाल हैंडलिंग आदि वस्तुएं शामिल हैं। हथकरघा शिल्प। इसके अंतर्गत चंदेरी व महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। धार जिले के तांबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट प्रसिद्ध हैं। छीपा शिल्पकला। कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंगों की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। उज्जैन के भैरवगढ़ छीपा शिल्प देश भर में प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। बाघ प्रिंट में अरंडी, तांबा धातु, अचार के छिलके, हर्रा, बहेड़ा आदि का उपयोग रंगों के रूप में किया जाता है। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री आदि प्रमुख बाघ प्रिंट कलाकार हैं। धातु शिल्पकला। सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे की प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। बैल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया व टीकमगढ़ प्रसिद्ध हैं। लाख शिल्पकला। वृक्ष के गोदिया रस से लाख बनाई जाती है। लाख से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे चूड़ी, खिलौने, श्रृंगार पेटी आदि बनाई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर व रतलाम है। पत्ता शिल्पकला। पत्ते का प्रयोग कर मुख्यतः झाड़ू, खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। विभिन्न जाति व जनजाति क्षेत्र में शिल्पकला जीवित है। अन्य चर्चित शिल्पकलाएँ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मंदसौर की ज्यामितीय आकृति वाली दरी या कालीन, भीलों द्वारा बनाई जाने वाली पुंजा दरी। भोपाल, उज्जैन, रतलाम व ग्वालियर की कागज की लुगदी से वस्तुएं जैसे देवताओं की मूर्तियां, पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाने की कला। भील जनजाति की नंदना प्रिंट प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ के निकट कारी बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किए ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियों की। इसमें हम बात करेंगे प्रमुख साहित्यकार जो कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल एवं लोक साहित्यकार होंगे। साहित्य कला से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं की, साहित्य सृजन पीठों की और साहित्यकारों से संबंधित प्रमुख समारोहों की। अब बात करते हैं प्रमुख साहित्यकारों की। तो दोस्तों मध्यकालीन प्रमुख साहित्यकार हैं कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति, राजशेखर। मध्यकालीन साहित्यकार हैं केशवदास, पद्माकर, भूषण, राजा भोज। आधुनिक साहित्यकारों में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी एवं गजानंद मुक्तिबोध आदि का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकारों में जगनिक, सिंगाजी, ऋघाग, ईसुरी प्रमुख हैं।
अब बात करते हैं प्राचीन कालीन साहित्यकारों की। सबसे पहले कालिदास। कालिदास की रचनाओं को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं, महाकाव्य, नाटक एवं खंडकाव्य। तो प्रमुख महाकाव्यों में रघुवंशम एवं कुमार संभवम प्रमुख हैं। नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम एवं मालविकाग्निमित्रम प्रमुख हैं। खंडकाव्य में ऋतु संहार एवं मेघदूत। अब बात करते हैं दोस्तों हम कालिदास जी के महाकाव्यों की। रघुवंशम, इसके अंतर्गत महाराज दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन है। कुमार संभवम, इसमें शिव की कथा का वर्णन है। अब बात करते हैं कालिदास जी के नाटकों की। अभिज्ञान शकुंतलम, यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी है। इस ग्रंथ से शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विक्रमोर्वशीयम, इसमें मृत्युलोक के राजा पूर्वा तथा देवलोक की अप्सरा और वशी की कहानी है। खंडकाव्य ऋतु संहार, इस रचना में कालिदास ने वसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है। मेघदूत, इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी विंध्यांचल पर्वत से मेघ बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन है। भरथरी, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था तथा समाधि स्थल सरिस का राजस्थान है। इन्हें शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक एवं वैराग्य शतक। बाणभट्ट, यह हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी। बाणभट्ट का प्राकृतिक चित्रण बहुत ही मनोहारी था। उन्हें साहित्य के वन अंचल का केसरी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित्र एवं कादंबरी। भवभूति, भारती मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित्र एवं महावीर चरित्र। दोस्तों अब बात करते हैं राजशेखर की। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के महान युवराज देव प्रथम 915 से 945 ईस्वी साहित्य के महान आश्रयदाता थे, जिनके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी। कलचुरी वंश का वर्णन है कपूर मंजरी में। बाल रामायण, बाल महाभारत। दोस्तों अब हम बात करेंगे मध्यकालीन प्रमुख साहित्यकारों की, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे केशवदास की। केशवदास को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे। केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका व रत्न बावनी हैं। पद्माकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश आदि। अब बात करते हैं अगले साहित्यकार भूषण की। इनका उपनाम जटाशंकर था। इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेल शासक 76 साल का संरक्षण प्राप्त था। भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवावावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास प्रमुख हैं। अब बात करते हैं राजा भोज की। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं भोज प्रबंधनम, जो कि इनकी स्वयं की आत्मकथा है, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, समरांगण सूत्रधार आदि प्रमुख हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों की। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिनका जन्म 1889 में बबई होशंगाबाद में हुआ था। वह इनकी कर्मभूमि खंडवा रही है। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। प्रभा पत्रिका का संपादन खंडवा से किया गया, जबकि कर्मवीर का संपादन इन्होंने जबलपुर से किया। माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी कविता के संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। गजानंद माधव मुक्तिबोध हमारे अगले साहित्यकार हैं, जिनका जन्म श्योपुर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा, अंधेरे में है, ब्रह्मा राक्षस, चंबल की छाती। दोस्तों अब हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद के पास हुआ एवं कार्यस्थली जबलपुर रही। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण छे के साथ हुआ। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में 1948 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी,
सभा के खेल, बिखरे मोती व उन्मादिनी है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई की, जिनका जन्म जामनी गांव होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया। इनकी प्रमुख रचनाएं तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र व भूत के पांव पीछे हैं। अब बात करेंगे शरद जोशी की, जिनका जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ था। इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म जिसको जादुई दुनिया कहते हैं, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ एवं मैं और केवल मैं प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इनका जन्म 1897 में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। ये लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक एवं उर्मिला प्रमुख हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साहित्यकार एवं उनकी परीक्षा उपयोगी रचनाएं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी एवं दीप से दीप जले, गजानंद मुक्तिबोध की चांद का मुँह टेढ़ा और ब्रह्मा राक्षस, सुमित्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, बिखरे मोती एवं मुकुल, हरिशंकर परिसाई की भूत के पांव पीछे एवं हंसते हैं रोते हैं, शरद जोशी की अंधों का हाथी एवं तिलिस्म, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुमकुम, रश्मि रेखा एवं उर्मिला, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, चकित है दुख, मुल्ला रमूजी की लाठी और भैंस एवं अंगूरा, पद्माकर की गंगा लहरी एवं राम रसायन, केशवदास की रसिक प्रिया, विज्ञान गीतिका एवं रामचंद्रिका, भवभूति की मालती माधव एवं उत्तर रामचरित, बाण भट्ट की हर्षचरित, भरथरी की श्रृंगार शतक एवं नीति शतक, राजा भोज की समरांगण सूत्र एवं सरस्वती कंठाभरण, कालिदास की ऋतु संहार एवं मेघदूत, भूषण की शिवा बावनी एवं छत्तीसाल दशक, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की। इनका जन्म 1913 में टेगरिया ग्राम होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी। अब बात करेंगे मुल्ला रमूजी की, जिनका जन्म 1896 में भोपाल में हुआ। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी था व ये उर्दू गुलाबी के जनक माने जाते हैं। या गुलाबी उर्दू के जनक कौन है? मुल्ला रमूजी। इनकी रचनाएं हैं लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा एवं मुसाफिर खाना। अब बात करेंगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनका जन्म उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। कर्मस्थली व मृत्यु स्थान उज्जैन था। इनकी रचनाएं पूर्व कवियों और लेखकों के नाम पर हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूर्यदास व महाकवि निराला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बाल बैरागी। इनका जन्म नीमच जिले में हुआ। वास्तविक नाम नंदराम दास था। प्रमुख रचनाएं में दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा हैं, श्री राम परिहार। अब बात करेंगे डॉक्टर श्री राम परिहार की। निमाड़ी साहित्य का इतिहास और कहे जन सिंगा नामक 2 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार हैं। निमाड़ी के अन्य प्रमुख साहित्यकार संत सिंगा जी, महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे एवं गौरी शंकर शर्मा हैं। अब बात करते हैं अमृतलाल बेगर जी की। यह गुजराती और प्रसिद्ध भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। यह गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अमृतलाल बेगर का जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था। इनका निधन 2018 में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साहित्यकार एवं उनके वास्तविक और उपनामों की। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। बाल कवि बैरागी का नंदराम दास वास्तविक नाम है। मुल्ला रमूजी का उपनाम है गुलाबी उर्दू के जनक। भूषण का वास्तविक नाम है जटाशंकर या घनश्याम तिवारी। भवभूति का वास्तविक नाम है श्रीकंठ एवं उपनाम है भारती मिल्टन। बाण भट्ट का नाम है बाना भत्ता बनांचल केसरी। अमृतलाल बेगर का उपनाम है नर्मदा पुत्र। सिंगा जी का नाम है निवाड़ का कबीर। अब बात करते हैं साहित्यकार एवं उनसे संबंधित जिलों की। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई एवं भवानी प्रसाद मिश्र, ये तीनों साहित्यकार होशंगाबाद जिले से संबंधित हैं।
बाल कवि बैरागी नीमच जिले से संबंधित हैं। शरद जोशी उज्जैन जिले से संबंधित हैं। गजानंद मुक्तिबोध शिवपुर, सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद एवं जबलपुर, बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर, मल्ला रमूजी भोपाल एवं अशोक वाजपेयी दुर्ग छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं अशोक वाजपेयी जी की। साहित्यकार अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में हुआ था। यह पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं एक पतंग अनंत एवं तत्पुरुष हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों की। जगनिक, इनका संबंध बुंदेलखंड से है। इनकी प्रमुख रचना आल्हा खंड या आल्हा गायन, जिसमें 52 खंड हैं। विश्व की सबसे लंबी कविता आल्हा खंड मानी जाती है। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे। इन्हें निवाड़ का कबीर भी कहा जाता है। इनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ। इन्हें निवाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से भी जाना जाता है एवं उनकी पूजा की जाती है। इनकी रचनाएं 12 मासी व 15 तिथि हैं। घाघ जी के जन्म को लेकर विवाद है। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है। वह अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं घाघ भादरी की रचनाएं। अब बात करते हैं ईसुरी की। इनका जन्म झांसी जिले के मेंढकी गांव में हुआ। इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। इनकी रचनाएं ईसुरी की फाग, ईसुरी प्रकाश व ईसुरी सतसई हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साहित्यकार एवं उनसे संबंधित समारोह की। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है। पद्माकर समारोह सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, बालकृष्ण शर्मा समारोह शाजापुर में, माखनलाल समारोह खंडवा में, राजशेखर समारोह भोपाल में, भवभूति समारोह ग्वालियर में, केशव समारोह ओरछा में। अब बात करते हैं साहित्य से जुड़ी संस्थाओं की। रविंद्र भवन भोपाल, इसकी स्थापना 1884 में हुई। उद्देश्य यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक व कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद की भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। उद्देश्य राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल, स्थापना 1954। उद्देश्य मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन इत्यादि। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका उद्देश्य है हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उद्देश्य उर्दू साहित्य व संगोष्ठी को प्रोत्साहन देना। कालिदास अकादमी उज्जैन में, स्थापना 1977-78 में। उद्देश्य कालिदास तथा संस्कृत की गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है। भारत भवन भोपाल, स्थापना 13 फरवरी 1982। उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, यह श्यामला हिल्स पर स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल में 1983 में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य है हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी पाठ इत्यादि करना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल की, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। उद्देश्य संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अकादमी व्याख्यान, परिचर्चा, समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार का आयोजन करती है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल, स्थापना 1987 में। उद्देश्य मुख्य उद्देश्य तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल, स्थापना 2013 में। उद्देश्य भोजपुरी व पंजाबी भाषा के विकास हेतु इस अकादमी का गठन किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठों की। निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। मुक्ति बोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जिले में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट गांधी ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है। दोस्तों अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र। मैप में आप देख सकते हैं, ये ब्रजभाषा क्षेत्र है, यह मालवी बोली क्षेत्र, निमाड़ी बोली क्षेत्र, कोरकू बोली, गोंडी भाषा, बुंदेलखंडी बोली, बघेलखंडी बोली, गोंडी बोली क्षेत्र। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों का वर्णन।
मालवी बोली। क्षेत्र सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि स्थानों पर। विकास, इसका विकास राजस्थानी हिंदी के सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी साहित्यकार श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, डॉक्टर पूरन सहगल, बालकवि बैरागी। मालवी की उपबोलियाँ हड़ौती, सोंदवाड़ी, रजवाड़ी, दशोरी या दशपुरी, उमटवाड़ी, भीली, भोयरी आदि। विशेष तथ्य: मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। डॉक्टर के.एल. हंस ने भी इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। बघेलखंडी बोली। क्षेत्र रीवा, सतना, शहडोल एवं उमरिया आदि। विकास, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली साहित्यकार श्रीनिवास शुक्ल एवं विश्वनाथ सेन। बघेली की उपबोलियाँ तिरहरी, पावरी और गहोरा। विशेष: बघेली शब्दकोश के संकलनकर्ता श्रीनिवास शुक्ल हैं। बुंदेलखंडी। क्षेत्र दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना आदि। विकास पश्चिमी हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रमुख बुंदेली साहित्यकार जगनिक, ईसुरी, गंगाधर व्यास, महेश कटारे। बुंदेलखंडी की उपबोलियाँ लुंधाती, बदावरी, खटोला आदि प्रमुख हैं। विशेष: बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता महेश कटारे हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेलखंडी बोली का है। बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में रहकर मैथिली, बंगाली, नेवाड़ी और बुंदेली भाषा को बढ़ावा दिया। इन्होंने नेवाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा। तो किस भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है? इसका आंसर होगा नेवाड़ी। नेवाड़ी बोली। क्षेत्र खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर आदि। विकास पश्चिमी हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। नेवाड़ी साहित्यकार श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी और प्रभाकर चौबे। उपबोलियाँ बारेला और भीली। विशेष: नेवाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता राम नारायण उपाध्याय हैं। 19 सितंबर को नेवाड़ी दिवस मनाया जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नेवाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा। नेवाड़ी भाषा का साहित्य नामक पुस्तक श्री राम परिहार द्वारा लिखी गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं ब्रज बोली की। क्षेत्र भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि। विकास, इसका विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज साहित्यकार सूरदास, मीराबाई, रहीम रसखान। ब्रज की उपबोलियाँ तौरधारी, लौधारी और शिकवारी प्रमुख हैं। विशेष में बात करें तो ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता राम शरण गौंड हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रमुख बोलियाँ कोरकू, यह बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन आदि क्षेत्रों में। भीली रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर आदि क्षेत्र में। गोंडी छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद आदि स्थान पर। पंचमहली ग्वालियर में। जटवारी भिंड ग्वालियर में। कौरवी भिंड, नरसिंहपुर दतिया में। सहरियाई शिवपुर शिवपुरी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की राजभाषा के बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, अर्थात राजकीय कार्यों हेतु हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश को का वर्ग के राज्यों में शामिल किया गया है और का वर्ग के राज्यों की भाषा हिंदी होगी, ऐसा इसमें लिखा गया था। का वर्ग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों को शामिल किया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मानों की। तो पुरस्कारों को हम निम्न भागों में बांट कर देखेंगे। साहित्य से संबंधित पुरस्कार, संगीत से संबंधित पुरस्कार, सामाजिक संबंधित पुरस्कार, पत्रकारिता से संबंधित एवं खेल से संबंधित प्रमुख पुरस्कार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं
साहित्य सम्मानों की, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। इसमें हम इस प्रकार से बात करेंगे: पुरस्कार, फिर स्थापना, उनका क्षेत्र, राशि और विशेष तथ्य। तो पुरस्कारों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कबीर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1986-87 में भारतीय कविता के क्षेत्र में 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। शरद जोशी सम्मान 1992-93 में शुरू, व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। श्री विजय मनोहर तिवारी को 2020 का शरद जोशी सम्मान दिया गया। इकबाल सम्मान 1986-87 में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। 2020 में अली अहमद फातिमी को यह पुरस्कार दिया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1986-87 में हिंदी साहित्य में 2 लाख रुपए की राशि। 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर सच्चिदानंद दोषी को दिया गया। तुलसी सम्मान 1983 में आदिवासी लोक कला में पुरुष वर्ग के लिए 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान 2020 में श्री तिलकराम पंदराम को दिया गया। देवी अहिल्याबाई सम्मान 1997 में शुरू, आदिवासी लोक कला में महिला वर्ग के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2019 में शांति देवी झा को पुरस्कृत किया गया। निर्मल वर्मा सम्मान 2015 से शुरू, हिंदी पत्रकारिता में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय जिन्होंने विदेशों में हिंदी के विकास में योगदान दिया हो, उनको निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाता है। फादर फामिल बुकी पुरस्कार 2015 से शुरुआत हुई थी। विदेशियों को जिन्होंने हिंदी व बोलियों के विकास में मदद की हो, उनके लिए फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य पुरस्कार या सम्मान 2015 से शुरू, हिंदी में विज्ञान लेखन, हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन, 1 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यिक सम्मान जो प्रादेशिक स्तर पर दिए जाते हैं। राजेंद्र माथुर पुरस्कार रेखा चित्र एवं आत्मकथा में 7,000 रुपये की राशि। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी में 7,000 रुपये। नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार आलोचना में 7,000। राम विलास शर्मा पुरस्कार लेखक की कृति के लिए 7,000। रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य के लिए 7,000। ईश्वरी पुरस्कार लोक भाषा कृति के लिए 7,000 रुपये की राशि। अब बात करते हैं देव पुरस्कार की। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराजा वीर सिंह जूदेव या फिर वीर सिंह द्वितीय ने 1935 में की थी। 1943 में यह पुरस्कार हिमक्रीटिरी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। 2017-18 में यह पुरस्कार गुण सागर सत्यार्थी को दिया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संगीत सम्मान की। तानसेन सम्मान स्थापना 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 5 लाख रुपए की राशि। 2020 में सतीश व्यास को पुरस्कृत किया गया। कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित, शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म या थिएटर, रूपांकर कला, शास्त्रीय नृत्य में 5 लाख रुपए की राशि। 2020 में पंडित भजन सोपारी को शास्त्रीय संगीत में, श्री बामन केंद्र को रंगकर्म में, श्री ध्रुव मिस्त्री को रूपांकर कला में, सुश्री शांता वीपी धनंजयन को शास्त्रीय नृत्य में यह पुरस्कार दिया गया। लता मंगेशकर सम्मान 1984 में स्थापित, सुगम संगीत, रचना एवं गायन के क्षेत्र में 2 लाख रुपए की राशि। 2019 में शैलेंद्र सिंह, 2020 में आनंद मिलिंद को प्रदान किया गया या आनंद मिलन को प्रदान किया गया। कुमार गंधर्व सम्मान 1991-92 में स्थापित, युवा संगीतकार जिनकी एज या आयु 25 से 45 वर्ष है, उनको 1,25,000 रुपये की राशि दी जाती है। 2020 में कुमार गंधर्व सम्मान सुचिस्मिता देवप्रिया को प्रदान किया गया। प्रदीप सम्मान 2012-13 में स्थापित, गीत रचना के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 2020 में शिव ओम अंबर को दिया गया। मानसिंह तोमर सम्मान यह भी 2012-13 में स्थापित हुआ था, जो संगीत कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करता है। 2019 में यह निनासम हेगोडू को दिया गया। किशोर सम्मान 1997-98 में स्थापित, गायकी, अभिनय, लेखक के लिए 2 लाख रुपए की राशि। 2019 में अशोक मिश्रा, 2020 में अमिताभ भट्टाचार्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सामाजिक सेवा सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान स्थापना 1995 में, क्षेत्र समाज सेवा एवं मानव कल्याण, राशि 10 लाख रुपए। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2018 के लिए पुणे की संस्था लोकायुक्त को प्रदान किया गया था। नानाजी देशमुख सम्मान स्थापना 2012-13 में,
क्षेत्र सामाजिक सेवा। रानी दुर्गावती सम्मान, वीरांगना रानी दुर्गावती सम्मान 1984 में स्थापित, महिलाओं को नेतृत्व एवं समाज सेवा में दिया जाता है। नॉलेज पॉइंट की यदि हम बात करें तो मानसिंह तोमर पुरस्कार में 1 लाख रुपए, कुमार गंधर्व पुरस्कार में 1.25 लाख या 1,25,000 रुपये, कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए, महात्मा गांधी सम्मान में 10 लाख रुपए व अन्य महत्वपूर्ण सम्मान में 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995 में 10 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में राशि 1 करोड़ की यह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के पत्रकारिता सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान, स्थापना 1989 में, क्षेत्र हिंदी पत्रकारिता, राशि 1 लाख रुपए, विशेष 2014 में रजत शर्मा को पुरस्कृत किया गया। विद्यानिवास मिश्र सम्मान 40,000 रुपये की राशि 2018 में सतीश चतुर्वेदी को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा मानिक चंद्र वाजपेयी सम्मान एवं सत्यनारायण श्रीवास्तव सम्मान भी मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार सामान्यतः 29 अगस्त, जिसको हम खेल दिवस के नाम से जानते हैं, को खेल व युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार शुरुआत 1994 से। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है कि 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये होती है। विक्रम पुरस्कार शुरुआत 1990। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर खिलाड़ी वर्ग में 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये होती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। अब बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार की। इसकी शुरुआत एकलव्य पुरस्कार के साथ ही 1994 में हुई। यह पुरस्कार प्रशिक्षक, कोच या ट्रेनर को दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये है जो 3 कोचों को दी जाती है एक बार में। पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्हें एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 2002 में की गई। पहली बार यह पुरस्कार 2002 में श्री संजय जगदले जी को दिया गया। यह पुरस्कार प्रशिक्षक या खिलाड़ी को खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए होती है। पुस्तक में 1 लिखा हुआ था जो कि मिसप्रिंट है। पहले इस पुरस्कार का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था। 2014 से इसका नाम बदलकर कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार की। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार मलखंभ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन या विशेष योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस खेल की राशि 2 लाख रुपए होती है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए होती है। पहली बार यह पुरस्कार 2013 में अजय वक्तारिया को दिया गया। अब बात करते हैं अन्य पुरस्कारों की। अरुणा शानबाग पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई। यह पुरस्कार महिला उत्पीड़न के विरुद्ध काम करने वाली संस्था को दिया जाता है। राशि 1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नर्स अरुणा शानबाग के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी। अरुणा शानबाग दुष्कर्म के बाद 42 साल तक कोमा में रहीं, जिनकी मृत्यु 2015 को हो गई। आगा खां पुरस्कार, शुरुआत 1977 में। क्षेत्र वास्तुकारिता या आर्किटेक्चर में 1998 में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को प्राप्त हुआ। गोपाल पुरस्कार, यह पुरस्कार पशुपालकों को प्रदान किया जाता है। इसमें राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों को 2,50,000 व 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। जननायक टंटया भील राज्य स्तरीय सम्मान, यह सम्मान शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को दिया जाता है। इस सम्मान के अंतर्गत रुपये 1 लाख की सम्मान निधि दी जाती है। पहली बार यह पुरस्कार 2008 में श्री राजाराम मौर्य देवास को प्राप्त हुआ। 26 जनवरी
1922 में समाचार के पन्नों से। मध्य प्रदेश के 5 हस्तियों को दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान, जिसमें शामिल है डॉक्टर NP मिश्रा, समाज सेवा से संबंधित, अर्जुन सिंह धुर्वे, कला से संबंधित, अवध किशोर जड़िया, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित, दुर्गाबाई व्याम, कला क्षेत्र से संबंधित, राम सहाय पांडे, कला क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार: रानी अवंतीबाई पुरस्कार महिला वीरता के लिए राशि 1 लाख रुपए, राजमाता विजयाराजे सिंधिया पुरस्कार महिला समाज सेवा के लिए राशि 1 लाख रुपए, विष्णु कुमार पुरस्कार समाज सेवा के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को राशि 1 लाख रुपए, राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार महिला सुरक्षा के लिए साहसिक कार्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर व मस्जिदों की। महाकालेश्वर मंदिर, यह मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इसकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, ऐसा माना जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व नियामक मानक प्राधिकरण फसई ने इसे मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस घोषित किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंदरिया महादेव मंदिर की। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का यह सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 31 मीटर है। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बात करेंगे 64 योगिनी मंदिर, जो कि मुरैना में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल द्वारा करवाया गया था। शिव पूजा को समर्पित यह वृत्ताकार मंदिर है। इसका डिज़ाइन भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। देख सकते हो सर आप, यहाँ पर जो आकार है मंदिर का, वो हमारी संसद जो दिल्ली में स्थित है से काफ़ी मिलता जुलता दिख रहा है। और ये मंदिर पहले स्थापित हो गया था, हमारी संसद बाद में बनी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संसद का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के लिए इस मंदिर की डिज़ाइन प्रेरणा स्रोत रही है। अब बात करते हैं खजराना गणेश मंदिर की। यह मंदिर इंदौर शहर में स्थित है। 1735 में खजराना गणेश मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ तिल चतुर्थी महोत्सव 21 से 23 जनवरी 2020 तक मनाया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI ने इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सेफ भोग पैलेस घोषित किया है सर। तेली का मंदिर, यह मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गुर्जर शासक मेहर भोज के शासनकाल में हुआ। उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है भाई। यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका 7 देवियों को समर्पित है, देख सकते हैं आप। शारदा माता मंदिर, यह मंदिर सतना जिले के मेहर में स्थित है। यह मंदिर विंध्यांचल श्रेणी के त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सीढ़ियों की संख्या 1063 है। आल्हा उदल का संबंध इसी मंदिर से है। बात करेंगे हम सलकनपुर माता मंदिर की, जो कि सीहोर जिले में सलकनपुर पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ बीजासेन माता का मंदिर है। बीजासेन माता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आराध्य देवी हैं। बंजारों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ सीढ़ियों की संख्या 1392 है। अब अगले मंदिर में हम बात करेंगे राजा राम मंदिर की या राम राजा मंदिर की। यह मंदिर निवाड़ी जिले की ओरछा में स्थित है। बुंदेला शासक मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो वो कौन सा मंदिर है दोस्तों जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? राम राजा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? ओरछा निवाड़ी में स्थित है। अब बात करेंगे भोजपुर मंदिर की। यह मंदिर रायसेन जिले में वेतवा नदी के किनारे स्थित है। 18 फीट ऊंची शिवलिंग इस मंदिर में है। इस मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों की दृष्टि से। सहस्त्रबाहु या सास बहु मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। यह विष्णु के पद्मनाथ रूप को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छपघाट राजवंश के राजा महिपाल ने 1093 में करवाया था। 52 गजा मंदिर जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर बड़वानी जिले में स्थित है। सतपुड़ा क्षेत्र या सतपुड़ा श्रेणी की चूलगिरी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान आदिनाथ जी की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। पशुपतिनाथ मंदिर, यह मंदिर मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थापित प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसकी 8 मुख हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर, यह मंदिर आगर मालवा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है।
यह मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने 1883 में करवाया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे चिंतामन गणेश मंदिर की। सीहोर में चिंतामन गणेश मंदिर स्थित है। इसके निर्माण का श्रेय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के मंदिर एक नज़र में। तो दोस्तों हम एक साथ बात करेंगे कि किस जिले में कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, हर सिद्धि माता का मंदिर, यह राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। द्वारकाधीश मंदिर, गोपाल मंदिर बायाजी शिंदे द्वारा निर्मित, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गणकालिका मंदिर, ये कालिदास की आराध्य देवी थी, और श्री राम जनार्दन मंदिर। दोस्तों अब हम बात करेंगे खजुराहो जिला छतरपुर के मंदिरों की। लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, जवारी मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, दूल्हादेव मंदिर एवं बराह मंदिर, ये तमाम मंदिर खजुराहो जिले में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं इंदौर जिले में स्थित मंदिरों की। तो खजराना गणेश मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर, गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। कांच मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, एवं अन्नपूर्णा मंदिर, ये सभी मंदिर इंदौर जिले में स्थित हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओरछा जिला नवाड़ी में स्थित मंदिरों की। राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं चतुर्भुज मंदिर। अब नंबर आता है चित्रकूट जिला सतना में स्थित मंदिरों का। भरत मिलाप मंदिर, कामतानाथ मंदिर एवं स्फटिक शिला और सीता रसोई मंदिर, ये सभी मंदिर चित्रकूट जिला सतना में स्थित हैं। मेहर जिला सतना, यहाँ शारदा माता मंदिर, गोल मठ मंदिर, ये शिवजी को समर्पित नागर शैली में निर्मित है। ओइला मंदिर, भूमरा मंदिर शिवजी को समर्पित, ये सभी मंदिर मेहर जिला सतना में स्थित हैं। अब बात करते हैं विदिशा के मंदिरों की। उदयेश्वर मंदिर, माला देवी मंदिर, जिसको हम ग्यारसपुर का मंदिर भी कहते हैं, बीजा मंडल, विजया मंदिर भी कहते हैं, हेलियोडोरस, गरुण स्तंभ या खंबा बाबा और 10 अवतार मंदिर, ये सभी विदिशा जिले में स्थित हैं। अब नंबर है दतिया का। दतिया में लघु वृंदावन, सोनागिरी, उन्नाव सूर्य मंदिर एवं पीताम्बरा पीठ स्थित है। अब देखते हैं अमरकंटक में कौन कौन से मंदिर हैं। कर्ण मंदिर, कबीर चबूतरा, पातालेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा कुंड, केशव नारायण मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, माई की बगिया एवं ज्वारेश्वर मंदिर अमरकंटक में स्थित है। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है। गौरी शंकर मंदिर, त्रिपुरी मंदिर और विष्णु मंदिर तिगवा में स्थित है। सीहोर में चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर और बीजासीन माता का मंदिर सलकनपुर सीहोर में स्थित है। मंदसौर, अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर सीतामऊ, कुकड़ेश्वर मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, और हिंगलाज मंदिर मंदसौर में स्थित है। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर एवं तेली का मंदिर स्थित है। मुरैना में मितावली, पदावली, वटेश्वर मंदिर, इन मंदिरों के समूह को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। मितावली, पदावली, वटेश्वर मंदिर के समूह को हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर है दोस्तों? मुरैना में स्थित है। आगर मालवा, चिंताहरण गणेश मंदिर और श्री रानी सती दादी जी का मंदिर। अंत में बात करते हैं पन्ना। पन्ना में नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं प्राणनाथ का मंदिर स्थित है। दोस्तों अब कंफ्यूजिंग पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। हिंगलाज मंदिर, मध्य प्रदेश में 2 प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर हैं, एक मंदसौर में तो दूसरा छिंदवाड़ा में है। इसके अलावा हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं विष्णु भगवान से संबंधित मंदिर। दोस्तों चतुर्भुज मंदिर 4 जिलों में स्थित है, ग्वालियर, धार, खजुराहो, ओरछा। यदि प्रश्न आता है चारों में से कोई एक ऑप्शन होता है तो आपका ये चारों विकल्प सही माने जाएंगे। अब बात करते हैं भगवान शिव को से संबंधित मंदिर। तो शिव मंदिर नीलकंठ मांडू में भी है, गोलमठ भूमरा सतना में है, गौरी शंकर शिव मंदिर जबलपुर में है, भोजपुर शिव मंदिर रायसेन में है। इसको मध्य या पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। अब बात करते हैं भगवान सूर्य से संबंधित मंदिर। ग्वालियर में भी है, मरखेड़ा का सूर्य मंदिर टीकमगढ़ में भी है, दतिया उन्नाव में भी है, ये सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। सागर के रहली में भी है, मंदसौर में भी है। आधा सूर्य मंदिर नेवावर देवास में है। दोस्तों अब बात करते हैं गणेश मंदिर की। बड़ा गणपति इंदौर में है, चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर में है, खजनाना गणेश मंदिर इंदौर में है और चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में देवी माता से संबंधित प्रमुख मंदिर, चामुंडी देवी का मंदिर देवास में है, चंडी देवी का मंदिर
सीधी में है, जागेश्वरी देवी का मंदिर चंदेरी में है, पीताम्बरा देवी का मंदिर दतिया में है, शारदा देवी का मंदिर मेहर में है, बीजासन देवी का मंदिर सलकनपुर में है। अब बात करते हैं खजुराहो मंदिरों की। खजुराहो में 3 समूह में हमने मंदिरों को बांटा हुआ है, पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह और पूर्वी समूह। पश्चिमी समूह में कंदरिया महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर महाकाली को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ लक्ष्मी जी की प्रतिमा यहाँ पर है। चित्रगुप्त मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और विश्वनाथ मंदिर। तो कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर ये खजुराहो में पश्चिमी समूह के मंदिरों में आते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी समूह के मंदिर। पारसनाथ मंदिर, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ, घंटई, ये मंदिर पूर्वी समूह के मंदिर हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी समूह मंदिरों की। दक्षिण में दूल्हादेव, चतुर्भुज एवं बैद्यनाथ मंदिर स्थित हैं। प्रमुख मस्जिद एवं उनकी स्थिति। कमाल मौला की मस्जिद धार जिले में स्थित है। लाट की मस्जिद भी धार में है। दिलावर खां मस्जिद मांडू में है। मलिक मुगीस मस्जिद मांडू में है। जामी मस्जिद भी मांडू में है। ताज उल मस्जिद भोपाल में है, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। ढाई सीढ़ी मस्जिद भी भोपाल में है, प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है। तो दोस्तों प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद एवं सबसे छोटी मस्जिद दोनों भोपाल में स्थित है और बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों की। मुक्तागिरी बैतूल में है। सोनागिरी दतिया में है। गोमटगिरी इंदौर में है। पावागिरी खरगोन में है। बावन गजा बडवानी में है। पुष्पगिरी देवास के सोनकच्छ में है। द्रोणगिरी छतरपुर में है। मंगलगिरी सागर में है। मतुंगगिरी धार में है। कुंडलपुर दमोह में है। विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर 189 फीट ऊंचा दमोह जिले की कुंडलपुर में बनाया गया है। 16 से 23 फरवरी 2022 के मध्य यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र स्थल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। यहाँ बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान आदिनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एमपी परीक्षा धाम जीके के भाग 7 की। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 3 वीडियो में हम इस संपूर्ण बुक को कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे एमपी परीक्षा धाम की एमपी जीके से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक है, इसी तरीके से उसको भी हम एक एक करके 8 से 10 वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।